रिसोर्सेज प्लानिंग, हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? अगर हमें रिसोर्सेज को जुडिशरी वे में यूज़ करना है, उन्हें सोच समझ कर यूज़ करना है, तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया जैसी कंट्री में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यानी कुछ रिसोर्सेज कहीं पाए जाते हैं और कुछ रिसोर्सेज कहीं और पाए जाते हैं। कई रीजन्स ऐसे हैं जहाँ रिसोर्सेज की भरपूर मात्रा है, वहाँ पर सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई रीजन ऐसे हैं कि जहाँ पर जो वाइटल रिसोर्सेज होते हैं उनकी भी कमी है, यानी जो बेसिक रिसोर्सेज हैं उनकी भी कमी पाई जाती है। अब इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों जगह पर मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में यहाँ पर कमी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में क्या आता है? जैसे रोड, रेलवे, ब्रिज, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, जो भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। देखिए, यहाँ पर जो घर होते हैं वो भी ज़मीन से कुछ फुट ऊपर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी इतना भर जाता है, बारिश इतनी होती है, पानी इतना भर जाता है, तो इन लोग की मजबूरी बन जाती है कि ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर ये लोग घर बनाएं। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज की कमी है। और अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट है, ये वैसे भी कंट्री से अलग थलग होकर पड़ा हुआ है, ये आइसोलेटेड है। अब यहाँ पर जो है कल्चरल हेरिटेज जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें अपनी संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन यहाँ पर कमी किस चीज़ की है? यहाँ पर कमी है वाटर रिसोर्सेज की, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की और मिनरल्स की। तो अभी आपने देखा कि इंडिया में किस तरह से रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, यानी कोई रिसोर्स कहीं पर मिल रहा है और कोई रिसोर्स कहीं पर मिल रहा है। तो सबको सब कुछ मिल जाए, बैलेंसिंग बनी रहे, तो उसके लिए बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग हो वो किस लेवल पर हो? वो लोकल लेवल पर होनी चाहिए, रीजनल लेवल पर होनी चाहिए, स्टेट लेवल पर होनी चाहिए और नेशनल लेवल पर होनी चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, जो रिसोर्स प्लानिंग है ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा जटिल उलझा हुआ प्रोसेस है। इसमें जो स्टेजेस हैं, पहली स्टेज है आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। लिस्टिंग मतलब क्या? इन्वेंट्री, यानी लिस्ट बनाना। आपकी बुक में इन्वेंट्री दिया गया है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? लिस्टिंग करना, यानी लिस्ट बनाना। तो इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले लोकेशन को आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट बनानी होती है। उसमें ये देखना होता है कि यहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, इस रीजन में कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, क्योंकि बिना आइडेंटिफिकेशन के हम कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ मेथड यूज़ करने होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। अब वो एक्टिविटीज़ क्या हैं, अब उनको हम देख लेते हैं। जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इस स्टेज में होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट मेथड इस स्टेज में यूज़ किए जाते हैं, उसमें सबसे पहला मेथड कौन सा है? सबसे पहला है सर्वेइंग। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें उस रीजन का, उस क्षेत्र का सर्वे करना पड़ता है, उसके बारे में सब समझना पड़ता है। जैसे कि हमने सर्वे किया हुआ है और हमको पता है कि जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है वो राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तभी वहाँ पर फ्लड वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर सर्वेइंग के बाद क्या है? सर्वेइंग के बाद है मैपिंग।
इसमें भी हमें पता चलता है कि कहाँ रिसोर्सेज हमें मिलेंगे। रिसोर्सेज की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हमें मैपिंग के थ्रू ही पता चलती है। फिर सर्वेइंग और मैपिंग के बाद क्या होता है? सर्वेइंग और मैपिंग के बाद होता है द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटीज़ ऑफ द रिसोर्सेज। यहाँ पर क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है और जो उनकी क्वांटिटी होती है उनको मेज़र किया जाता है। यानी रिसोर्सेज की क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब है, उसको मेज़र किया जाता है। रिसोर्सेज की क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है, वो कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में है। ठीक है। अब सेकंड स्टेज कौन सा है? सेकंड स्टेज है प्लानिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्टेज तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री वाला हो गया और सेकंड स्टेज है प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब हमें एक डिटेल्ड प्लानिंग स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। इन रिसोर्सेज को यूज़ में अगर हमें लाना है तो हम इनको यूज़ में कैसे ला सकते हैं? हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपको कोई रिसोर्स मिलता है और आपको ये पता ही नहीं है कि उसे हम यूज़ कैसे करें। जैसे कि सोलर एनर्जी है, राजस्थान में सोलर एनर्जी है, हमें पता है कि वहाँ पर सोलर एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स ही नहीं हैं, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी ही नहीं है। हमें नहीं पता है कि इस सोलर एनर्जी को हम अपनी डेली यूज़ में कैसे लेकर आएँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और जो प्लानिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होते हैं? उसमें 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है टेक्नोलॉजी, सेकंड है स्किल्स और थर्ड है इंस्टीट्यूशनल सेटअप। इसको हम एक एक करके समझते हैं। रिसोर्स को डेवलप करके यूज़ में लाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फर्स्ट है टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड थर्ड वन इज़ इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब क्या है कि कोई भी आइटम हमें कहीं मिला, हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ठीक है। जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम किसी आइटम को, किसी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, उसे निकाल नहीं पाएंगे। चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, कुछ भी हो, तो बिना टेक्नोलॉजी के तो हम नहीं कर पाएंगे। सेकंड है स्किल्स। यहाँ पर स्किल्स का मतलब क्या है? स्किल्स का मतलब है कि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो एक्सपर्टीज़ होते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो हमें ऐसे ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हों इस फील्ड में। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल सेटअप। इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्या है? जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हम सेटअप करते हैं, हमें नेचर से कोई भी मटेरियल मिलता है, उसे अगर हमें रिसोर्स बनाना है, अपने यूज़ में लेकर आना है। भाई रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज वही चीज़ है ना जिससे ह्यूमन बीइंग अपने यूज़ में लेके आ सकता है। तो जैसे आयरन ओर है, वो क्या है? वो एक मटेरियल है, वो ह्यूमन बीइंग के यूज़ में नहीं आ सकता है जब तक हम उसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक्सट्रैक्ट ना करें, उसमें अपने स्किल्स ना शो करें, उसके बाद उसे इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स यानी फैक्ट्रीज़ में ले जाकर रिफ़ाइन ना करें। जब तक वो रिफ़ाइंड होकर आयरन नहीं बन जाएगा तब तक वो ह्यूमन बीइंग के यूज़ में नहीं है। और जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या है? मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। इसमें क्या है कि जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लान है वो नेशनल डेवलपमेंट के प्लान के साथ मैच करना चाहिए। दोनों का लेवल जो है वो एक जैसा होना चाहिए। किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो आप जानते ही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में कोई रिसोर्स किसी और रीजन में ज़्यादा है और कोई रिसोर्स किसी और रीजन में ज़्यादा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, राजस्थान में सोलर एनर्जी ज़्यादा है। अब क्या करना है? हमें इन सबको बैलेंस करके चलना है। अब बैलेंस भी करना है और डेवलपमेंट भी साथ में करना है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा?
जैसे किसी रीजन में, किसी एरिया में अगर किसी रिसोर्स की कमी है और किसी और रीजन में वो रिसोर्स ज़्यादा है, तो हमें वो रिसोर्स वहाँ तक पहुँचाना है, यानी सबको सब कुछ मिल पाए, तभी तो नेशनल डेवलपमेंट होगा। अगर हर इंसान को, हर क्षेत्र को, हर रीजन को सब कुछ, हर चीज़ मिल पाएगी, सबकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो पाएंगी, तभी तो नेशनल डेवलपमेंट होगा। आप मानिए, आप एक एग्जाम्पल लीजिए। आपने ये सोचा है कि आप एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा एक घर बनाएंगे, ठीक है। आपने ओवरऑल बहुत ही सुंदर एक घर बनाना है। अब उस सुंदर घर के लिए, उस अच्छे घर के लिए आपको क्या करना है, आपको किचन भी अच्छी बनानी पड़ेगी, आपको सब रूम्स, जितने भी रूम्स होंगे वहाँ पर उनको भी अच्छा बनाना पड़ेगा, इवन कि जो वॉशरूम होगा उसे भी अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल एक सुंदर घर बनेगा। तो अगर हमें ओवरऑल एक सुंदर नेशन बनाना है, अपने नेशन को डेवलप करना है, तो हमें नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या करना होगा, हमें जो इस नेशन के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी रीजन हैं, जितने भी स्टेट हैं, उन सब का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और उन सब का डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे किसी स्टेट में कोई चीज़ की कमी है, किसी रिसोर्स की कमी है, तो हमें किसी स्टेट में रिसोर्स वो ज़्यादा है, तो हमें वो रिसोर्स वहाँ तक पहुँचाना होगा, ठीक है। और जब सब स्टेट को सारे रिसोर्सेज बराबर मात्रा में मिल पाएंगे, बराबर मिलेंगे, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी भी सारी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो पाएंगी, उन्हें भी सब कुछ मिल पाएगा, और तभी नेशनल डेवलपमेंट होगा। तो रिसोर्स डेवलपमेंट का जो प्लान होता है वो नेशनल डेवलपमेंट के प्लान के साथ मैच करना चाहिए। India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. Concerted का मतलब क्या है? Concerted का मतलब होता है ठोस। इंडिया ने ठोस कदम उठाए रिसोर्स प्लानिंग के गोल्स को अचीव करने के लिए फर्स्ट 5-year प्लान से ही, ठीक है। और ये जो फर्स्ट 5-year प्लान था ये कब लॉन्च हुआ था? जो फर्स्ट 5-year प्लान था जो फर्स्ट 5-year प्लान था ये इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही लॉन्च हो गया था। The availability of resources is a necessary condition for the development of any region. अगर किसी रीजन का डेवलपमेंट हम चाहते हैं तो वहाँ पर एक जो ज़रूरी कंडीशन है, ज़रूरी शर्त है, वो ये है कि वहाँ पर रिसोर्सेज होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज का होना ही काफ़ी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, यानी फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं हैं, तो भी डेवलपमेंट होने में दिक्कत होगी। खाली रिसोर्सेज से ही काम नहीं चलेगा। ये पूरा एक ट्रायंगल है, यानी रिसोर्सेज हैं, फिर टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हैं। हाँ, एक बात और है कि जो टेक्नोलॉजी है और जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए। पता चले कि आज जो टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं और हम पुरानी ही टेक्नोलॉजी पे बैठे हुए हैं, तो भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल जो सेटअप्स हैं उनमें भी अपग्रेड होना चाहिए, उसमें भी वो टाइम टू टाइम अपडेट होने चाहिए। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. अब क्या है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी इसके अगर अपोजिट हम देखें तो देयर आर सम रीजन विच हैव अ पुअर रिसोर्सेज। इसके अगर उल्टा हम देखते हैं तो कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम हैं, फिर भी बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, फिर भी वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो
आपको पता है कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका जो है वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी है, इसलिए वो जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. कोलोनाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि इंडिया जो कि रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा आगे थी, इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, यही वजह थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर आए। उनका जो मेन अट्रैक्शन इंडिया में था वो थे रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज की वजह से यहाँ पर इंडिया में आए, उन्होंने अपनी छोटी छोटी कॉलोनी बसाई और फिर क्या किया, धीरे धीरे पूरा जो रीजन था उस पर कब्जा कर लिया, वहाँ पर अपनी जो सुप्रीमेसी थी वो इस्टेब्लिश कर ली। और फिर क्या किया इन लोगों ने जो रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, अंधाधुंध उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर क्या था, यहाँ के जो लोग थे वो इतने स्मार्ट नहीं थे, एजुकेशन की भी यहाँ पर कमी थी, ह्यूमन स्किल्स भी इतने नहीं थे यहाँ पर लोगों के पास। तो इन सब चीज़ों का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया और यहाँ के जो रिसोर्सेज थे वो सब उन्होंने अंधाधुंध उनका इस्तेमाल किया और यहाँ के रिसोर्सेज से ही उन्होंने अपनी कंट्री का डेवलपमेंट किया। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. इसलिए जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलपमेंट में तभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तभी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जब वो अकम्पेंड हों, जुड़े हुए हों किसके साथ, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के साथ। यानी जब तक अच्छी टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं होंगे, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस यानी देखिए दिन पे दिन टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव होती जा रही है और उस हिसाब से जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें भी कई चेंजेस आ रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है वो नई होनी चाहिए, अपग्रेड होनी चाहिए, फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ भी अपग्रेड होनी चाहिए, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी हो। तो रिसोर्सेज प्लस अपडेटेड टेक्नोलॉजी प्लस अपडेटेड फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़, ये जब तीनों चीज़ें मिलेंगी तभी जो है डेवलपमेंट हो सकता है। Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources, but also the technology, quality of human resources, and the historical experience of the people. अगर हमें इंडिया का डेवलपमेंट चाहिए, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट चाहिए, तो सिर्फ रिसोर्सेज का होना ही काफ़ी नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, यानी जो यहाँ के जो ह्यूमंस हैं वो एक्सपर्ट होने चाहिए टेक्नोलॉजी में। जो एक्सपर्टीज़ है वो हमें एक्सपर्टीज़ चाहिए, एक्सपर्ट लोग चाहिए और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ पीपल चाहिए, यानी जो लोग हैं लोगों का जो पुराना एक्सपीरियंस है वो हमें चाहिए, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के तो कुछ नहीं हो सकता। एक्सपीरियंस प्लस एक्सपर्ट्स पर्सन्स प्लस टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स तो है ही है। तो इन सब चीज़ों के साथ मिलाकर ही हम अपने इंडिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं।